123 साल पहले यानी 1897 में एपेडेमिक्स एक्ट बना था, आपने अभी जो लागू किया सरकार ने। ये इसलिए आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि थोड़ा आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि ऐसा संकट जब देश के सामने आया है तो हमारी सरकार और हमारा समाज वो कितना बदला है। 4 फरवरी 1897 को वो पूरी डिबेट मैंने पढ़ी और उसमें एक मेंबर जो उसके थे इस पर वो वहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। अब इसको सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। आई वॉज इन थॉट ओनली अ वीक एगो दैट there were 300 pilgrims in Bombay who had arrived there in anticipation of going to Mecca, and it was proposed that these pilgrims should be allowed to go to Calcutta. We sent an instant reply to the Bombay government that the passage of these pilgrims should be stopped and that arrangements must be made for segregation of these 300 pilgrims in an observation camp at Nasik और पूना। इसके बाद वो लिखते हैं इन 300 लोगों को नासिक में क्वारंटाइन किया गया। ये 1897 की बात लिख रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ जब मुंबई में, बॉम्बे उस समय का, उसमें प्लेग फैला हुआ। नासिक में इन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया और उसमें से बहुत सारे लोग, ये जो मैं पढ़ रहा था इसमें आगे लिखा हुआ है कि इसमें बहुत सारे लोग रात में भाग गए वहाँ। अब ये एक उदाहरण आपको इसलिए मैं दे रहा हूँ कि अभी जो दिल्ली में कोरोना फैलने के बाद जो होने लगा, मैं सिर्फ तबलीगी जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। मैं आपको और उदाहरण दूंगा कि हम समाज के स्तर पर कितना बदले हैं 123 साल। दूसरा उदाहरण, जो साधारण समाज कैसा सोचता है, कैसा व्यवहार करता है, वो तो बात की बात है। मैं आपको दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ। भोपाल में मध्य प्रदेश की प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, उनका बच्चा बाहर से आया था, उन्होंने किसी को नहीं बताया, उन्होंने अपने पूरे विभाग को पीड़ित कर दिया। पश्चिम बंगाल के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, उनका बच्चा बाहर से आया था, उन्होंने किसी को नहीं बताया और उन्होंने अपने विभाग में कई लोगों को पीड़ित कर दिया। मैं ये उदाहरण सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आज जब संकट आया है तो जहाँ हमारे पॉलिसी मेकर्स एक्सपोज हो गए हैं, सरकार एक्सपोज हो गई है कि जो अब देखिए पिछले 20 साल से आप लोग इकोनॉमिक्स के स्कॉलर्स हैं, आपको पता है कि कोई भी काम आप सरकार को बोलिए तो बोलेंगे साहब सरकार का काम अस्पताल बनाना नहीं है, सरकार का काम सड़क बनाना नहीं है, तो आप टोल रोड बनाएंगे। जो काम आप बोलेंगे ये सरकार का काम नहीं है। मेडिक्लेम का सारा फायदा कौन ले गया है हेल्थ सेक्टर में? जब भी आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में तो मेडिक्लेम नहीं चलता है, वहाँ ज़रूरत नहीं होती है। मेडिक्लेम की सारी कमाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले ले गए। सीजीएचएस का रिम्बर्समेंट सारा उनको जाता है। उनमें से कई हैं हॉस्पिटल्स के ओनर जो अब अनेक पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन इस समय जब देश का आम आदमी संकट में है, आप और हम और सब इस खतरे की जद में हैं कि कब पता नहीं किसको ये बीमारी लपेटे में ले ले, तो जितना भी काम आ रहे हैं, जितनी भी सेवा कर पा रहे हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम है। लेकिन आपको पता है कि सिर्फ सरकारी व्यवस्था काम आ रही है। तो जो ये प्रवासी मजदूरों का पलायन देश भर में हुआ, जो यूपी और बिहार से मूंगफली बेचने के लिए और रिक्शा चलाने के लिए 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर जाता है, उस पर क्या बीतती होगी आप समझ सकते हैं। वो वाली संख्या, सरकार का अंदाज है कि मोटे तौर पर 4.5 करोड़ लोग ऐसे हैं इस तरह वाले प्रवासी जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। और जितनी भी भीड़ अभी तक गांव को अपने लौटी है, इसमें अलग अलग अंदाज लोगों का है, कई अर्थशास्त्रियों का अलग अलग एस्टिमेट आ रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि अभी भी गांव की तरफ लौटना जारी है। तो लोग ये अंदाज लगा रहे हैं कि अभी से लेकर के जितना लोग लौट चुके हैं और अगले 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रह सकता है और करीब करीब 3 करोड़ लोग अपने गाँव को लौट जाएंगे। सारी सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है, ये आज के लिए चैलेंज है। इसमें ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ खोजनी होगी और सबके लिए प्लानिंग ऐसी करनी होगी कि कुछ हम इनकी बेहतरी के लिए कर पाएँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब तक कोई समस्या नहीं खड़ी होती, ना तो सरकार उस पर विचार करती है, ना समाज कभी विचार करता है। जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी बातें आपको बता रहा हूँ। आपको ध्यान होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे, श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी।
और उन्होंने कितनी सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्वेश्चन किया था और उस समय के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को अनर्थ मंत्री कहा था उन्होंने। आज जो सरकार चला रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। स्वदेशी की बात अभी कहाँ से आई? स्वदेशी की बात अभी पिछले 6 साल से नहीं आ रही थी, अभी आई जब कोरोना आया और आपने देखा वो दूसरा या तीसरा वाला जब राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ मोदी जी का, तब उसमें उन्होंने स्वदेशी वोकल फॉर लोकल की बात की और फिर बाकी लोगों ने भी उसको बोला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये अपनी तरफ से प्लानिंग में इन सब कंसर्न को पहले से शामिल किया जाए तो शायद इस तरह की समस्याएं आने के बाद आप जो हमारा पूरा सिस्टम जो एक्सपोज हो जाता है वो नहीं हो पाए। अब इस समय जो चैलेंजेस है आपके सामने, इसकी कोई नहीं बात कर रहा है। एजुकेशन में अभी आपको अंदाज है कि कितना बढ़ने वाला है ड्रॉप आउट गाँव के स्कूलों में, कितने लोग कितने पढ़ाई छोड़ने वाले हैं, इसका शायद आप लोग वहाँ बैठे हैं तो अंदाज होगा। लेकिन मैं भी क्योंकि टच में रहता हूँ गांव से, तो मुझे अंदाज है और इन सब चीज़ों को अभी एड्रेस करने के लिए अभी कोई इन पर बात नहीं कर रहा है। अभी सिर्फ जान बचाने की बात हो रही है और क्योंकि शायद पहले जान बचेगी उसके बाद जो है ये करेंगे। तो अब बड़ी सारी बातें लोग करते हैं कि पुराने 2000 साल पहले के आर्थिक विचार भी आप बताएंगे, उस समय की टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे, सब करिए, बहुत अच्छी बात है। जिससे मानव का कल्याण हो सकता है वो सब आप करिए। लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ कि यूरोप का जो 13वीं-14वीं शताब्दी का जो प्लेग था, उसके बाद पिछले 500 साल में क्या क्या हुआ यूरोप में आपने देखा कि विज्ञान में जितनी प्रोग्रेस हुई है पिछले 500 साल की, ऐसी चीज़ें आप अपने चारों तरफ देखिए कि जिनको आप अगर अभी हटा दें तो मानव जीवन का अस्तित्व ही। तो मेरा ये कहना है कि इस चैलेंज को जो इस समय इतना बड़ा संकट हमारे सामने आया है, उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अपनी नई पीढ़ी को इतना आपको जिज्ञासा पैदा करनी होगी कि वो इसमें से ही रास्ता निकालना उनको सीखना पड़ेगा। इतनी बड़ी आबादी अपने यहाँ, आप उसको इस तरह के विचार उसको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जिसका पेट खाली हो उसको इस तरह के विचार जो है वो विद्वानों के वो समझ में नहीं आते हैं। यहाँ पर सोशल जस्टिस वालों को भी देखना चाहिए। आपने देखा पिछले वर्षों में यूपी और बिहार में बड़े लंबे समय तक सपा बसपा आरजेडी नीतीश कुमार हैं, ये जो प्रवासी जाते हैं, आप लोगों ने इसका किसी ने सोशल एनालिसिस यूपी बिहार में शायद नहीं किया होगा। मैं गुजरात सरकार की एक रिपोर्ट देख रहा था, गुजरात सरकार की रिपोर्ट ये मुझे कहीं पब्लिक डोमेन में ही मिल गई, आप लोग चाहेंगे तो मैं भेज दूंगा। वो ये कहते हैं कि इसमें ज़्यादातर जो प्रवासी यूपी बिहार से आते हैं ये SC ST और OBC के लोग होते हैं। तो मैं कई बार मुझे पूछने की इच्छा होती है, जो यूपी बिहार में अभी भी राज कर रहे हैं या जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में राज किया है, उनमें क्या वजह है कि यूपी और बिहार जो है अनस्किल्ड लेबर का एक्सपोर्टर सारे देश में बन करके रह गया है? क्या उनको यहाँ पर होल्ड कराने के लिए कभी कोई एफर्ट नहीं होते कि रूरल एरिया में इतना मास इंडस्ट्रियलाइजेशन छोटे छोटे ये करें? वो उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं। इसी तरह से मैं जैसे अभी कुछ काम अच्छे हो रहे हैं, अभी आपने देखा हो यूपी गवर्नमेंट ने माइग्रेंट्स कमीशन अनाउंस किया है। इसी तरह से अब आप देखिए, जो खास करके ये जो अभी केंद्र सरकार है, पिछली वाली जो थी 5 साल, उसकी तरफ अपन मुड़कर जाते हैं। मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने वो एक्सपोज किया कि वो जनधन के खातों को कैसे बैंक वाले उल्लू बना रहे हैं, उसमें 1 रुपये खातों में डिपॉजिट करके। ये सब एक अलग सवाल है, ये एबरेशंस हैं जिसको फाइंड आउट करना हमारा पेशा है। लेकिन बहुत सारे अच्छे काम हुए, मुद्रा लोन से बहुत सारे NPA हो गए होंगे, लेकिन मुझे अंदाज है कि बहुत सारे लोगों ने मुद्रा, शिशु, तरुण, किशोर कैटेगरी में लोन लेकर के कुछ छोटे मोटे कारोबार कर लिए होंगे, अपनी गृहस्थी उनकी चल रही होगी, 1 आध लोगों को रोजगार भी दिया होगा। ये सब काम हो रहे होंगे।
लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो सरकार है, इस साल, पिछले साल जो भाई 1 साल हुए जिस सरकार को, दूसरी मोदी जी की सरकार, इसमें इन सब चीज़ों का कोई कंसर्न ही नहीं होता। कितने आइडिया के लेवल पर कितनी अच्छी स्कीमें शुरू की। मोदी जी ने एक सांसदों को आदर्श ग्राम बनाने की योजना शुरू की थी, आपने देखा होगा। उसको 1 साल 2 साल तक चला, उसके बाद सांसदों ने गाँव अडॉप्ट करने ही बंद कर दी। ये किसका फेल्योर है साहब? जो 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 आपके वेलफेयर को प्रॉमिस करके ही वहां तक पहुंच रहे हैं, वो ये भूल जा रहे हैं। आप एक गांव को डेवलप करके दिखाओ तो आइडियल विलेज, कुछ तो लगे कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। कोई करने वाला नहीं। आप देखिए, एम्स ने लॉन्च स्टैंड अप इंडिया स्कीम नोएडा में, मुझे ध्यान है वो अगस्त 2015 में, जहाँ तक मुझे ध्यान है, लॉन्च की थी उन्होंने। और आइडिया के लेवल पर बहुत अच्छी स्कीम थी। उन्होंने बोला कि सब बैंक वाले, जितनी बैंक की शाखाएं हैं, कम से कम एक SC ST को और एक महिला को स्टैंड अप इंडिया लोन दीजिए छोटे मोटे कारोबार करने। मैंने वो आंकड़े खुद RTI में निकाले कि आपको ताजुब होगा कि 1 साल पहले करीब मैंने वो आंकड़े निकाले कि देयर आर लेस देन 5% ब्रांचेज ऑफ ऑल द बैंक हैव गिवन एनी लोन टू SC ST। 20-22% ब्रांचेज ने किसी महिला को दिया होगा। तो ये, और उसमें जो ये प्राइवेट बैंक बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, HDFC, ICICI, सारे बैंक ने मिलकर के 5 लोगों को भी नहीं दिया होगा SC ST को लोन, और किसी महिला को। तो आप ऊपर से कुछ बोलते हैं, ग्राउंड पर होता कुछ है। एक रशियन इकोनॉमिस्ट का कल मुझे एक पेपर मिल गया, उनका नाम था WS Moynihan। ये 1957 में लिख रहे हैं इंडिया के बारे में। क्या लिखा है आप पढ़िए ध्यान से, और शायद आपको लगेगा कि आज भी वो उतना ही रेलिवेंट है। ये कह रहे हैं, द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज वीकनेस लाइज नॉट इन lack of ability to technical skills of the people, but a lack of initiative, of interest in improving their economic status। और आगे वो क्या कह रहे हैं, वो ध्यान लाइन, if we transplant overnight all the factories of Michigan, Ohio and Pennsylvania to India without changing the economic attitude of our people, then decades later the country will be as poor as it is now। सारे सवाल आज हमारे सामने से खड़े हैं। मैं जैसा आपको बताया कि ना तो बहुत ज़्यादा हमारे समाज के स्तर पे बदलाव आया है माइंडसेट में। तो मैंने बहुत छोटी सी घटना से आपको 1997 की डिबेट से बताया। वो हम चारों तरफ हम भी घूमते हैं, समाज में रहते हैं, आप भी रहते हैं, आपको लगेगा कि हम समाज के स्तर पर भी बहुत नहीं बदले हैं। जो सरकारें और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका काम फायर फाइटिंग का रहता है। सामने जो समस्या दिखाई पड़ती है उसका इलाज करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आज के 50 साल क्या होगा, भारत की क्या जरूरत होगी, आज के 20 साल क्या होगा, ये कोई उनको सपने नहीं दिखाता है। तो जब तक आप बड़े सपने दिखाएंगे नहीं अपनी यंग जनरेशन को, अपने जो आपके लिए काम करने वाली युवा पीढ़ी है, तब तक कोई बड़ा काम आपके देश में करेगा कैसे। तो मेरा, चूँकि आप सब लोग अध्यापन और अध्ययन से जुड़े हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को बड़े सपने देखना दिखाइए। इतने बड़े कि जो सपना उनको आज की तारीख में असंभव लग रहा हो, तब जाकर के कुछ नया और एक बड़ा समाज की बेहतरी के लिए होगा। और ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ, अब देखिए डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग होती है, में आप लोग इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, आप लोगों को सारे सिस्टम की अच्छी समझ है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि आपका जो जिले का जिलाधिकारी है, कभी आप जैसे लोगों से, एकेडमिशियन से कोई आप लोगों को परामर्श देता होगा। क्यों आप जो इकोनॉमिक्स के जो MPhil करने वाले, PhD करने वाले बच्चे हैं, जो PG करने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं, उनको क्यों नहीं एक गाँव पड़ोस का दे दिया जाए, 2 महीने के लिए उनकी इंटर्नशिप मस्ट कर दी जाए कि जस्ट गो टू द विलेज, एजुकेट टू द लोकल पीपल, टीच टू द लोकल यूथ। उनको बताइए कि वो सरकारी स्कीमों का फ़ायदा कैसे उठाएं, कैसे अपने को डेवलप करें, अपने परिवार को डेवलप करें। ये कौन बताएगा? किसी भी जिले के कॉलेज और यूनिवर्सिटी को वहाँ पर है, एकेडमिशियंस को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जा सकता जिले की प्लानिंग में? तो मुझे लगता है ग्राउंड पर ज़्यादा पहुँच पाएंगे और
विज्ञान पर भरोसा रखें, जिंदा भी रहेंगे और संघर्ष भी करेंगे, जिएंगे और डेवलप भी होंगे, देश को बेहतर बनाएंगे, समाज को बेहतर बनाएंगे।